बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का नाम था रघुवीर और छोटे का नाम था सोमवीर। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सच्चे साथी थे। खेतों में साथ काम करना, बैलों की जोड़ी चलाना, मेले में जाना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा था। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों भाइयों की मेहनत और आपसी प्रेम से उनका घर खुशहाल था। लेकिन वक्त हर चीज को बदल देता है। जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। रघुवीर की पत्नी रुक्मिणी तेज जुबान और स्वभाव से थोड़ी चंचल थी, जबकि सोमवीर की पत्नी माया चालाक और बातों से दूसरों के मन में आग लगाने वाली थी। दोनों औरतें शुरू में तो मीठा व्यवहार करती रहीं, लेकिन जल्द ही उनके मन में ईर्ष्या और तुलना ने जगह बना ली। रुक्मिणी को यह बुरा लगता कि रघुवीर हर छोटी बड़ी बात में सोमवीर की मदद करता। वहीं माया को लगता कि रघुवीर अपने बड़ेपन का रौब दिखाता है और सारी अच्छी चीजें अपने पास रखता है। धीरे धीरे दोनों पत्नियों ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। रुक्मिणी रोज रघुवीर से कहती, तुम्हारा भाई बस आराम करता है, खेत में सारा काम तुम करते हो और फल वो भी पाता है। कभी कभी तो लगता है कि तुम उसके नौकर बन गए हो। उधर माया सोमवीर से कहती, देखो बड़ा भाई चालाक है, सारी अच्छी फसल अपने हिस्से में रखता है और तुम्हें बस भूसे जैसा हिस्सा देता है। जब जब खेत में मुनाफा होता है तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आता। क्यों सहते हो यह सब? सोमवीर पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब बार बार यही बातें उसके कानों में पड़ने लगीं तो धीरे धीरे उसका मन भी संदेह से भर गया। उधर रघुवीर भी सोचने लगा कि शायद वाकई सोमवीर उसका फायदा उठा रहा है। एक दिन दोनों के बीच खेत के काम को लेकर बहस हो गई और वही बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। दोनों के शब्दों में जहर घुल चुका था। जो कभी एक दूसरे की खुशी के लिए जीते थे, अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तत्पर थे। गांव वालों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नियों की बातों का असर इतना गहरा था कि अब उनके बीच सुलह नामुमकिन हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन रघुवीर ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, आज से सब कुछ अलग होगा। खेत, घर, बर्तन, जानवर, सब कुछ जो साझा था अब बांट लिया जाएगा। सोमवीर ने भी तुनक कर कहा, मुझे मंजूर है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहे और जो मेरा है वो मेरा। सुनने में यह बंटवारे की बात थी, लेकिन दरअसल यह दो भाइयों के रिश्ते का अंत था। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने घर और सामान का हिसाब लगाया। मिट्टी के चूल्हे तक का बंटवारा हुआ, अनाज के बोरे, बर्तन, बैल सब अलग कर दिए गए। लेकिन जब बात उनके एकमात्र गाय की आई, जो दोनों परिवारों के भरण पोषण की रीढ़ थी, तो दोनों चुप हो गए। वह गाय न केवल दूध देती थी, बल्कि बच्चों के लिए जैसे मां समान थी। कई सालों से दोनों परिवारों की रोजी रोटी उसी पर निर्भर थी। सोमवीर ने कहा, अब बताओ इस गाय का क्या करें? इसे भी बीच से काट नहीं सकते। रघुवीर, जो अब तक गुस्से और लालच में अंधा हो चुका था, हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, इसका भी उपाय है। गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। अब कोई झगड़ा नहीं। सोमवीर चौंक गया, लेकिन माया ने उसके कान में फुसफुसाया, ये मान लो तुम्हें आगे का हिस्सा मिलेगा तो तुम उसे अपने हिसाब से खिला पिला सकोगे। दूध तो अपने आप पीछे से निकलेगा और तुम उसे रोक नहीं सकते। सोमवीर को यह बात ठीक लगी, उसने हामी भर दी। अगले दिन से यह अजीब बंटवारा शुरू हुआ। सोमवीर रोज सुबह सुबह गाय के आगे वाले हिस्से को अच्छे से चारा खिलाता, पानी पिलाता और उसकी सेवा करता। वह चाहता था कि गाय स्वस्थ रहे, क्योंकि वह उसके हिस्से में थी। रघुवीर बस शाम को आता और पीछे के हिस्से से दूध निकालता और बाजार में बेचकर पैसे कमाता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी और बढ़ती गई। रघुवीर अब आलसी हो चुका था, क्योंकि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बस दूध निकालो और पैसे कमाओ। उधर सोमवीर परेशान रहने लगा, क्योंकि चारा लाने में उसका पैसा और मेहनत दोनों लगते थे और फायदा उसे कुछ नहीं होता। एक दिन जब माया ने देखा कि रघुवीर रोज मजे से दूध बेच रहा है और उनके घर में खाने तक के लाले पड़े हैं, तो उसका खून खौल उठा। उसने सोमवीर से कहा, अब बहुत हुआ, आज उस गाय को सबक सिखाओ जो हमारे हिस्से में होकर भी दूसरों को फायदा दे रही है। सोमवीर ने गुस्से में डंडा उठाया और गाय को पीटने लगा। रघुवीर यह देख भागा आया। अरे पगले, क्या कर रहा है? गाय को क्यों मार रहे हो? सोमवीर गरज कर बोला, अपने हिस्से की चिंता मत करो, ये मेरा हिस्सा है। मैं चाहूं तो इसे पीटूं या सहलाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? रघुवीर गुस्से में चिल्लाया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि बात वही थी। बंटवारा तो खुद उसने तय किया था। गाय की आंखों से आंसू बह निकले और वह बेचैन होकर कांपने लगी।
दोनों भाइयों की मूर्खता का खामियाजा वह मासूम जानवर भुगत रही थी। दिन बीतते गए। सोमवीर सिर्फ दिखावे में गाय को खिलाता, लेकिन अब उसके मन में नफरत भर चुकी थी और रघुवीर को बस दूध चाहिए था। धीरे धीरे गाय कमजोर पड़ती गई, उसके थन सूखने लगे और दूध आना बंद हो गया। एक सुबह जब सूरज उगा तो सोमवीर गाय को चारा देने गया, लेकिन गाय उठी नहीं, वह जमीन पर पड़ी हुई थी। रघुवीर भी वहां आया। उसने दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। गाय मर चुकी थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को घूरा और फिर जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरों पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं। उनके लालच और मूर्खता ने उस गाय की जान ले ली थी जो कभी उनके जीवन का सहारा थी। दोनों की आंखें नम हो गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गाय जो कभी उनकी एकता की प्रतीक थी, अब मिट्टी में समा चुकी थी। गाय की मौत के बाद रघुवीर और सोमवीर के बीच का रिश्ता और भी कड़वा हो गया। दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक छोड़ दिया। अब उनके दिलों में सिर्फ नफरत और अहंकार रह गया था। गांव वाले जो कभी उनकी मिसाल देते थे, अब कहते थे कि इन दोनों भाइयों को लालच ने अंधा कर दिया है। घर के बाहर जब भी किसी की आवाज आती, दोनों सोचते कोई झगड़ा करने आया है। दोनों के चेहरे पर अब हमेशा तना हुआ भाव रहता था। कुछ महीने बीते तो उनके पास बची बस जमीन थी, वही खेत जो कभी उनकी मेहनत की गवाही देता था। अब उसी के बंटवारे की बारी आई। एक दिन दोपहर में जब दोनों खेत में पहुंचे तो रघुवीर ने कहा, अब यह आखिरी चीज बची है, इसे भी अलग कर लेते हैं, वरना कल को यह भी झगड़े की वजह बनेगा। सोमवीर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं बंटवारे का तरीका तय करूंगा। पिछली बार तुम्हारी चाल से मैंने सबक ले लिया। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हारा नया तरीका क्या है? सोमवीर ने गर्व से कहा, इस बार जमीन नहीं फसल बांटी जाएगी। जो भी ऊपर उगेगा वो मेरा, और जो जमीन के नीचे रहेगा वो तुम्हारा। अब कोई विवाद नहीं। रघुवीर कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मन में सोचा, ऊपर की फसल ही असली होती है, नीचे तो बस मिट्टी और जड़ें रहती हैं। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। अब खेत की मिट्टी जो दोनों के पसीने से सींची जाती थी, उसमें इस बार लालच के बीज बोए जाने वाले थे। कुछ ही दिनों में खेत में गेहूं बोए गए। दोनों ने अपने अपने हिस्से की मिट्टी को सींचा, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं की। समय बीतता गया और गेहूं की फसल लहलहाने लगी। सुनहरी बालियों से खेत भर गया। जब फसल पकने को आई तो गांव के लोग बोले, देखो दोनों भाइयों के खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुंदरता अब एक नए झगड़े का कारण बनने वाली है। कटाई का दिन आया। रघुवीर और सोमवीर दोनों हंसते हुए खेत में पहुंचे। सोमवीर ने कहा, अब तो बंटवारे का वक्त आ गया है। जैसा तय हुआ था, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। रघुवीर ने कुछ कहे बिना सिर हिलाया। सोमवीर ने अपने मजदूर बुलाए और ऊपर के सारे गेहूं के बाल काट लिए। सारा अनाज अपने घर ले गया। खेत में अब सूखे तने और जड़ें रह गईं, जिन्हें देखकर रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, यह तो धोखा हुआ। तुमने सारा अनाज ले लिया, मुझे क्या मिला? मिट्टी और सूखी जड़ें। सोमवीर ने हंसते हुए कहा, भाई याद करो, यह बंटवारा मैंने नहीं तुमने मंजूर किया था। तुमने कहा था जैसा मैं कहूं वैसा होगा। अब तुम्हारे हिस्से में नीचे का हिस्सा है तो उसे रखो। रघुवीर क्रोध से तमतमाया और उसने सूखे तनों को उखाड़ कर फेंक दिया। खेत खाली हो गया। अब दोनों के दिलों में फिर से वैराग्य और जलन की आग भड़क उठी। सोमवीर और माया अपने घर में बैठकर हंस रहे थे। माया बोली, देखा, मैंने कहा था ऊपर की फसल ही असली होती है। हमने तो आसानी से सारा अनाज पा लिया, रघुवीर को तो बस मिट्टी मिली। सोमवीर ने गर्व से कहा, इस बार तो जीत हमारी है। पर माया चालाक थी। उसने धीरे से कहा, हां, पर अगली बार संभल कर रहना। अगर अगली बार उसने ऐसी फसल बो दी जिसका ऊपरी हिस्सा बेकार हो तो फिर हमारा क्या होगा? सोमवीर ने कहा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया। रघुवीर ने भी ठान लिया कि अब वह बेवकूफ नहीं बनेगा। इस बार वह ऐसी फसल लगाएगा जिसमें नीचे का हिस्सा असली धन होगा और ऊपर का हिस्सा बेकार। अगला मौसम आया तो रघुवीर ने आलू की फसल बो दी। खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए। सोमवीर यह देखकर भागा आया। अरे ये क्या बो रहा है? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, बस कुछ ऐसी फसल जो मेरे हिस्से में आए और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पत्ते रह जाएं। सोमवीर चौंक गया।
उसे अपनी पिछली चाल याद आई। माया ने माथे पर हाथ रख लिया। यह क्या कर डाला हमने? अब सारी फसल जमीन के नीचे होगी और हमें मिलेगा सिर्फ ऊपर का हिस्सा। जब फसल तैयार हुई तो सचमुच वही हुआ। रघुवीर ने जमीन खोदकर मीठे आलू निकाले और बाजार में बेचने चला गया। सोमवीर ने ऊपर के हिस्से के पत्ते और तने काटे। जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, वह सूखी घास बनकर रह गए। अब हालात ऐसे हो गए कि दोनों भाई जीतने की कोशिश में खुद ही हारने लगे। खेत सूने पड़ गए और घरों में अन्न की कमी होने लगी। गांव के लोग आपस में कहने लगे, पहले जो दोनों भाई प्रेम और मेहनत से जीते थे, अब बस चालाकी और लालच में अंधे हो गए हैं। पर किसी ने भी दोनों के पास जाकर सच्चाई समझाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दोनों ही अब अपने अहंकार में डूबे थे। रघुवीर को लगा कि वह जीत गया, लेकिन असल में उसने भी बहुत कुछ खो दिया था। खेतों की हरियाली के साथ साथ दोनों के मन की हरियाली भी सूख चुकी थी। अब उनके पास एक ही चीज बची थी, जो सर्दी के दिनों में सबसे जरूरी थी। उनके पुराने घर की एकमात्र रजाई। ठंड के मौसम ने दस्तक दी तो दोनों ने सोचा, अब रजाई का भी बंटवारा कर लिया जाए ताकि किसी को किसी से शिकायत न रहे। रघुवीर ने कहा, इस बार बंटवारा मैं तय करूंगा, क्योंकि पिछली बार तुम्हारी चाल में फंस गया था। सोमवीर ने कहा, ठीक है, बताओ। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, दिन में रजाई तुम्हारी और रात में मेरी, अब कोई विवाद नहीं। सोमवीर ने कहा, मंजूर है। उसने सोचा, दिन में तो ठंड ज्यादा नहीं होती और रात को वैसे भी रजाई में क्या रखा है। लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सर्द हवाएं चलने लगीं। दिन में सूरज की गर्मी कम पड़ने लगी। अब रजाई उसकी थी, लेकिन धूप में उसका कोई फायदा नहीं था। रात को जब ठंड बढ़ती तो रघुवीर रजाई ओढ़कर चैन की नींद सोता और सोमवीर करवटें बदलते हुए ठिठुरता रहता। माया गुस्से से बोली, अब कुछ ऐसा करो कि उसे भी चैन न मिले। दिन में जब रजाई हमारे पास हो तो कुछ ऐसा करें कि रात को वो इस्तेमाल न कर सके। सोमवीर ने पूछा, क्या करें? माया ने कहा, आज दिन में रजाई को धो दो और गीली करके रख दो, ताकि रात को जब वो उसे ओढ़े तो ठिठुर जाए। सोमवीर ने वैसा ही किया। दोपहर में रजाई को उठाकर नाले में डुबो दिया और उसे गीला करके कोने में रख दिया। शाम को जब रघुवीर आया तो बोला, रजाई दो, अब ठंड बढ़ रही है। सोमवीर ने कहा, कोने में है, जाकर ले लो। रघुवीर ने जब देखा तो रजाई पूरी गीली थी। उसने गुस्से से चिल्लाया, यह क्या किया है? सोमवीर ने मासूम बनते हुए कहा, दिन में रजाई मेरी थी, मैंने अपनी मर्जी से धोई, अब रात में तुम्हारी है। अगर सूख गई तो ओढ़ लेना, नहीं तो ठिठुरते रहना। रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गीली रजाई उठाई, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि वह उसे ओढ़ नहीं सका। उस रात दोनों भाई ठंड से कांपते रहे। न रजाई किसी के काम आई, न गर्मी न चैन बचा, बस पछतावा और तकलीफ रह गई। दोनों ने अपने लालच में जो कुछ पाया था वह सब बर्बाद कर दिया, और जो कभी भाईचारे की मिसाल थे, अब वे गांव में मूर्ख भाइयों के नाम से जाने लगे। सुबह हुई तो सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ी, लेकिन रघुवीर और सोमवीर दोनों के घरों में सन्नाटा था। दोनों ही रात ठंड में ठिठुरते रहे थे। उनकी हालत देखकर गांव के कुछ बूढ़े लोग बोले, अब तो इन दोनों भाइयों का अंजाम तय है, ये अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन न तो रघुवीर के चेहरे पर कोई शर्म थी, न सोमवीर के मन में कोई सच्चा पछतावा। दोनों के अहंकार की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि पछतावा भी अब सिर झुकाकर लौट गया था। अगले दिन जब धूप निकली तो रघुवीर अपने टूटे चूल्हे के पास बैठा था। उसकी पत्नी रुक्मिणी बुदबुदाई, अब कुछ नहीं बचा, खेत खाली हैं, गाय मर चुकी है, रजाई भी नष्ट हो गई, अब क्या करेंगे? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, अभी भी मेरे पास जमीन है, बस मेहनत की जरूरत है। रुक्मिणी ने तीखे स्वर में कहा, मेहनत? अकेले? अब तो भाई से भी नाता टूट गया है, कौन करेगा तेरे साथ खेती? रघुवीर ने कहा, मैं अकेला कर लूंगा, पर अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। उधर सोमवीर के घर में भी वही माहौल था। माया ने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये ठंड हमारे बच्चों को भी ले डूबेगी। सोमवीर ने कहा, मैं गांव जाकर मजदूरी कर लूंगा। लेकिन माया की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगी, जिस लालच की आग उसने लगाई थी, उसने उनके घर की हर गर्मी छीन ली। अब दोनों भाई अपने अपने रास्ते चलने लगे। कोई किसी की मदद नहीं करता। खेत सूख चुके थे, बैल बिक चुके थे। गांव के लोग अब उन्हें मूर्ख भाइयों के नाम से जानते थे। हर चौपाल में उनकी कहानी सुनाई जाती थी कि कैसे दो भाइयों ने अपनी समझ खोकर सब नष्ट कर दिया। वक्त
बीतता गया।